नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कार्यक्रम खेत खलिहान में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से संबंधित बेहद ही लाभकारी जानकारियां और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फसलों में खरपतवार नियंत्रण की और इसके साथ ही गुलाब की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिलेगी आज की इस कड़ी में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। बरसात का ये मौसम है और ऐसे में ये फसलों के लिए बहुत ही अच्छा मौसम माना जाता है, लेकिन इस दौरान अक्सर खरपतवार की समस्या से भी किसानों को दो चार होना पड़ता है। ये खरपतवार फसलों की बढ़वार पर भी असर डालते हैं। ऐसे में खरपतवारों से किस तरह से छुटकारा पाया जाए, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। धान की फसल में खरपतवारों की प्रमुख समस्या होती है, क्योंकि धान की फसल में अधिक नमी होती है तथा धान के जो पौधे होते हैं उनमें पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी बहुत कम होती है। इसलिए इनमें मैकेनिकल यानी कि किसी यांत्रिक विधि से खरपतवार को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि कुछ वीडर हैं जिनको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि फसल में नुकसान को कम करने के लिए सबसे अच्छी और जो समन्वित खरपतवार नियंत्रण विधियां हैं उनको अपनाएं। वैसे जहां तक सवाल खरपतवारों के नुकसान का है, खरपतवार सभी फसलों के साथ नमी, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश इनके लिए प्रतिस्पर्धा करके फसल की उपज को 25 से 75% तक कम कर देते हैं और कभी कभी तो देखा गया है कि फसल पूर्णतया यानी कि 100% तक खरपतवारों के नुकसान के द्वारा कम हो जाती है। जहाँ तक खरपतवारों का नियंत्रण का सवाल है, धान की फसल में अभी किसान भाइयों ने पहले जब फसल बोई होगी उस समय कुछ खरपतवार नाशी जरूर प्रयोग किए होंगे, लेकिन अभी फसल लगभग 1 से 1.5 महीने की हो गई है और इस समय फसल में कई प्रकार के खरपतवार उगे हुए होंगे, जिनमें मुख्य रूप से घास फूल के सेजिज यानी कि जिसमें मोथा आता है तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ये प्रमुख रूप से खेत में सभी फसलों में पाए जाते हैं। धान की फसल में अभी जो खरपतवार उगने का समय है, अभी उग चुके हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए अगर किसान भाइयों के पास इतनी संख्या में मजदूर हैं या घर के सदस्य हैं तो वह अपने घर के सदस्यों या मजदूरों द्वारा खरपतवारों को निकलवा सकते हैं, या वीडर, काफ़ी खरपतवार निकालने वाले कई प्रकार के वीडर होते हैं, उनसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सब संभव नहीं है तो कई प्रकार के खरपतवार नाशी आते हैं, जिनमें प्रमुख खरपतवार नाशी है बिस पायरी बैक। यदि किसान भाई इसकी मात्रा लगभग 250 मिलीलीटर 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर जब फसल 25 से 30 दिन की जो अभी समय चल रहा है हो गई है तो उसमें समान रूप से छिड़काव कर दें, तो धान की फसल के साथ जितने प्रकार के खरपतवार हैं, चाहे वे चौड़ी पत्ती वाले हैं या नुकीली पत्ती वाले हैं, वह सभी इस खरपतवार नाशी के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त धान के अतिरिक्त दूसरी मुख्य फसल अभी खेत में जो किसान भाइयों ने लगाई हुई है वह मक्का है। मक्का में भी कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं और इसमें एक अधिक खरपतवारों के प्रकोप का ये भी कारण है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी मक्का में अधिक होती है, जो साधारणतया 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। इसलिए दो पंक्तियों में अधिक स्थान मिलने के कारण खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है और ये खरपतवार फसल के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा कर मक्का की फसल को 30 से 60% तक कम कर देते हैं। इसलिए अभी जो खरपतवार खेत में उग गए हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा खरपतवार नाशी है जिसका नाम है टेम्बोट्रिन। यदि किसान भाई इस खरपतवार नाशी की जो बाजार में मात्रा उपलब्ध है उसकी लगभग 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव कर दें तो यह बहुत ही प्रभावी खरपतवार नाशी है मक्का के लिए। और यदि किसान भाइयों के पास यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करने की सुविधा है
तो वे यांत्रिक विधि से भी खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि घर के सदस्य या मजदूरों इनकी इतनी उपलब्धता है कि किसान भाई खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा है कि अभी मक्का की फसल में एक गुड़ाई कर दें, क्योंकि यह बहुत ही अभी क्रिटिकल समय है और इस समय खरपतवार नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो अब खरीफ ऋतु में दलहन फसलें, कई दलहन फसलें हैं जिनमें मूंग, उड़द इत्यादि प्रमुख हैं, और इन फसलों में भी कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं और ये खरपतवार भी फसल के साथ प्रतिस्पर्धा कर फसल की उपज को काफ़ी सीमा तक कम कर देते हैं। मुख्य रूप से 25 से 60% तक दलहन फसलों में उपज जो है वह खरपतवारों के प्रकोप द्वारा कम हो जाती है। वैसे ही हमारे देश में दलहन फसलों का उत्पादन कम है और हमको प्रतिवर्ष लगभग 3 से 4 मिलियन टन दलहन का अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आयात करना पड़ता है। इसलिए अगर किसान भाई खरपतवारों को समय से नियंत्रित करें तो जो वर्तमान औसत उपज है दलहनों की, उनको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है और किसान खरपतवारों को अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर दलहन फसलों में अपनी उपज को अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक दलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण की विधियों का सवाल है, अगर इसमें मैकेनिकल डिवाइस यानी कि यांत्रिक विधि से भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर किसान भाइयों के पास मजदूर या उनके घर के सदस्यों की इतनी संख्या पर्याप्त मात्रा में है तो वह गुड़ाई करके भी खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो कई प्रकार के खरपतवार नाशी हैं जिन खरपतवार नाशियों को दलहन फसलों में प्रयोग कर उनमें खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। अभी जब फसल 25 से 30 दिन की हो गई है या 40 दिन तक की हो गई है अभी किसान भाइयों की, तो इस समय दलहन फसलों में एक खरपतवार नाशी है जिसका नाम इमेजिथाइपर है। इमेजिथाइपर की लगभग 750 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर किसान भाई समान रूप से अगर छिड़काव कर दें तो दलहन फसलों के खरपतवार अच्छी प्रकार से नियंत्रित किए जा सकते हैं। अगर यह खरपतवार नाशी उपलब्ध नहीं है तो इसके अतिरिक्त एक दूसरा खरपतवार नाशी है क्यूजालोफॉब। इसकी भी 600 से 700 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर जो बाजार में उपलब्ध है उस मात्रा को किसान भाई पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव कर दें तो दलहन फसलों में खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभी अनाज वाली दलहन फसलों के अतिरिक्त तिलहन फसलें भी किसान भाइयों ने इस मौसम में उगाई है, जिसमें प्रमुख रूप से तिल की फसल है। तिल में भी खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है और इनको नियंत्रित करने के लिए किसान भाई यदि इमेजिथाइपर खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो इससे भी तिल की फसल के खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके खरपतवारों के नियंत्रण करने के अलावा अभी सबसे जो कृषि क्रिया की आवश्यकता वह है कि किसान भाइयों ने फसल की बुआई के समय कुछ पोषक तत्वों की मात्रा का प्रयोग किया होगा और विशेष रूप से दलहन फसलों में जितने पोषक तत्व जो अनुशंसित हैं उनकी पूरी मात्रा बुआई के समय दे दी होगी। लेकिन जो तिलहन और अनाज वाली फसलें हैं उनमें विशेष रूप से नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के समय किसान भाइयों ने आधी दी होगी और हालांकि फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा वह बुआई के समय ही दे दी होगी। लेकिन जो शेष नाइट्रोजन की मात्रा है, क्योंकि अभी खेतों में नमी भी अच्छी है, वर्षा काफ़ी हो रही है, तो किसानों के पास जो शेष नाइट्रोजन की मात्रा है, चाहे वह धान की फसल है या मक्का की फसल है उनमें या तिलहन फसल है जिनमें तिल प्रमुख रूप से है, तो जो भी अनुशंसित मात्रा प्रत्येक फसल के लिए है उसकी आधी मात्रा जो शेष बची हुई है उसका किसान भाई अवश्य छिड़काव कर दें, क्योंकि यह बहुत ही उचित समय है और इस समय पर जितने पोषक तत्व हैं खास तौर से नाइट्रोजन उसका छिड़काव करेंगे तो फसल
को बहुत ही अधिक फायदा होगा, फसल की अच्छी बढ़वार होगी, और फसल की अच्छी बढ़वार होगी तो निश्चित रूप से किसान भाई अपनी सभी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अगर किसान भाई खरपतवार नियंत्रण और पोषक प्रबंधन का ध्यान रखें तो खरीफ ऋतु में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं, चाहे वह अनाज वाली फसल है, दलहन फसल है या तिलहन फसल है, इनसे किसान भाई अधिक अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए उचित जल प्रबंधन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि फसल में खरपतवार और पोषक प्रबंधन के अतिरिक्त जल का बहुत महत्व है, और यदि फसलों में उचित नमी पूर्ण रूप मात्रा से प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से फसलों की वृद्धि अच्छी होगी। अभी जैसा वर्षा ऋतु का मौसम है तो कुछ जगह अधिक वर्षा होने के कारण खेतों में पानी अधिक भर गया होगा। मुख्य रूप से जितनी दलहन फसलें हैं वह पानी के प्रति बहुत ही कम सहनशील होती हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके खेत में अधिक समय तक पानी खड़ा ना रहे। यदि खेत में अधिक समय तक पानी खड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से फसल को नुकसान होने की अधिक संभावना रहती है, और फसल को नुकसान होगा तो किसान भाइयों की जो फसल है उनसे उपज कम होगी और किसान भाइयों की आमदनी भी प्रभावित होगी। इसलिए किसान भाइयों को अभी चाहिए कि अगर खेत में पानी अधिक रुक गया है तो उसको बाहर जरूर निकाल दें, और अगर कहीं ऐसी जगह हैं जहां नमी की कमी है या किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई है तो उसमें किसान भाई अगर सिंचाई की सुविधा है तो ज़रूर फसलों में सिंचाई दे दें। इसके अतिरिक्त जो वर्षा आधारित खेती है उसके लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वर्षा जल है अगर किसान भाई उस वर्षा जल को तालाब या टैंक में इकट्ठा कर लें तथा उस जल को फिर आगे अगर फसल में नमी की कमी हो तो उस समय जो एक जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में सिंचाई देकर किसान भाई अपनी फसलों से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विशेष रूप से वर्षा आधारित खेती में जब फसल पकने के समय आती है तो उस समय नमी की कमी हो जाती है, और नमी की कमी होगी तो फसलों में जब दाने बनने लगते हैं तो दानों का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा। इसलिए अगर किसान भाई जहाँ तक संभव हो सके या तो खेत में ही जहाँ नमी की कमी है खेत में मेड़बंदी के द्वारा अधिक से अधिक नमी को संचित कर सकते हैं, या जो पानी वर्षा जल है उसको तालाब में इकट्ठा करके सिंचाई की जो प्रमुख जो विधियां हैं विशेष रूप से बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन या फौरा विधि इत्यादि का प्रयोग करके अपनी फसलों को उस समय सिंचाई की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं जब फसल में नमी की कमी होती है। तो इसलिए अभी वर्षा ऋतु है, पानी पर्याप्त मात्रा में कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो उसमें किसान भाई यह ज़रूर ध्यान रखें कि खेत में पानी अधिक समय तक खड़ा ना रहे, उसमें जल निकास की ज़रूर सुविधा करें, वो ज़रूर ध्यान रखें। और जिन क्षेत्रों में खास तौर से वर्षा आधारित क्षेत्रों में जहाँ पर नमी की कमी है वहाँ पर वर्षा जल को संग्रहित करके जीवन रक्षक के रूप में सिंचाई देकर किसान भाई अपनी फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपने विस्तार से जाना कि फसलों में खरपतवार नियंत्रण किस तरह से की जा सकती है, और इसी के साथ कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गुलाब की खेती की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर
गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान और आइए अब बात करते हैं गुलाब की खेती की। जी हाँ, फूलों का बाजार एक बहुत ही बड़ा बाजार बनता जा रहा है और ऐसे में फूलों के राजा गुलाब की मांग तो जाहिर तौर पर अच्छी खासी होगी ही। इसके अलावा गुलाब के फूलों का काफ़ी महत्व है और इसके काफ़ी गुण भी है और इस वजह से भी इसकी मांग और भी ज़्यादा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप व्यावसायिक तौर पर गुलाब की खेती करें तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं किस तरह से करें गुलाब की खेती। गुलाब का प्रवर्धन आमतौर से सीड, कटिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग से करते हैं, लेकिन व्यावसायिक तौर पर हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा किस्में रूट स्टॉक पे चश्मा चढ़ा के टी बडिंग या शील्ड बडिंग से करते हैं। इसमें जो प्रमुख रूट स्टॉक जो उपयोग करते हैं वो है रोज़ा इंडिका वैरायटी ऑडरेटा, रोज़ा मल्टीफ्लोरा, रोज़ा बार्बोनियाना, रोज़ा लैक्सा, रोज़ा कैनाइना और नाटल ब्रेयर का उपयोग करते हैं। जो उत्तरी भारत के जो गार्डन गुलाब है, इनमें जो इंग्लिश गुलाब है उनका प्रवर्धन के लिए रोज़ा इंडिका वैरायटी ऑडरेटा का उपयोग करते हैं। दक्षिणी भारत और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रोज़ा मल्टीफ्लोरा का उपयोग करते हैं और ग्रीन हाउस गुलाबों के लिए रोज़ा नाटल ब्रेयर को यूज़ करते हैं, लेकिन जो पॉट्स के लिए रोज़ा मल्टीफ्लोरा का उपयोग करते हैं। और रोज़ा इंडिका जो है उत्तरी भारत के समतली प्रदेशों के लिए ज़्यादातर रोज़ा इंडिका वैरायटी ऑडरेटा उपयोग करते हैं, जो कि पाउडरी मिल्यू का जो टॉलरेंस है। रोज़ा बार्बोनिया को स्टैंडर्ड गुलाब के प्रवर्धन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये पाउडरी मिल्यू के थोड़ा ससेप्टेबल है, ज़्यादा पाउडरी मिल्यू का असर आता है। इसके अलावा जो भूमि का गुलाब का प्रवर्धन के लिए नर्सरी के लिए यूज़ करते हैं वो pH तापमान जो है 6 से 7 होना चाहिए और जो EC जो है ये 1 डेसीसाइमन पर मीटर के से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो पानी या भूमि में EC कम होना चाहिए और साल्टी सॉइल बिल्कुल इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो पानी का रुकावट नहीं होना चाहिए, यानी कि वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, जो धूप पूरी तरह से आना चाहिए, शेड नहीं होना चाहिए। और जो कटिंग जो लेते हैं, जो रोज़ा इंडिका का जो हम लोग कटिंग लेते हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर के लेंथ होना चाहिए, 3 से 4 नोड होना चाहिए और ये पहले रूटिंग के लिए लगाना चाहिए। रूटिंग होने के बाद इनको 3 रो या 4 रो सिस्टम में प्लांटिंग कर सकते हैं और रो से रो दूरी जो है 15 सेंटीमीटर होना चाहिए और प्लांट टू प्लांट और रूट स्टॉक 10 सेंटीमीटर के दूरी पर प्लांटिंग करते हैं। और जो प्लांटिंग जो रूट स्टॉक का करते हैं ये लगभग जुलाई से अगस्त के महीने में प्लांटिंग कर सकते हैं जो रूट स्टॉक का है। और जो डायरेक्ट अगर कटिंग का रोपण करना चाहते हैं ये जून जुलाई में कर सकते हैं। और ये रूटिंग पूरी तरह से होने के बाद इसका फुटाव निकलने शुरू होते हैं और ये दिसंबर के माह में इसको सिंगल करते हैं, मतलब एक सिंगल डंडी छोड़ते हैं, बाकी कट कर देते हैं। और इसका जो बडिंग का जो टाइम होता है जनवरी टू मार्च होता है जनरली उत्तरी भारत में। बेंगलोर जैसे प्रदेशों में पूरी साल बडिंग चलता है और ईस्टर्न में अक्टूबर से मार्च तक ये बडिंग करते हैं। और जो क्लाइमेट जो इसका रिक्वायरमेंट है ये गुलाब के लिए जनरली धूप ज़्यादा आना चाहिए और जो सुबह का जो टेम्परेचर है मॉर्निंग या डे टेम्परेचर जो है 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादातर इसके लिए अनुकूल है और जो रात का टेम्परेचर है 15 से लेकर 18 इसके लिए अनुकूल है। और जो आर्द्रता है 60% से ज़्यादा आर्द्रता इसके लिए अनुकूल नहीं है। और सॉइल का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है इसमें जब आप नर्सरी का प्रवर्धन के लिए तैयारी करते हैं करीब 20 से 60 टन गोबर का खाद, सड़ा हुआ गोबर का खाद का उपयोग कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर।
इसके अलावा जो 500 किलोग्राम नाइट्रोजन, 600 किलोग्राम फास्फोरस और 600 किलोग्राम पोटाशियम की किलो प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है जो सॉइल में उपयोग करना है। इसके अलावा जब नर्सरी का बडिंग करने के बाद जब इसमें सूक्ष्म खाद की डेफिशिएंसीज पाए जाते हैं, इसमें मल्टीप्लेक्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कॉकटेल होते हैं उनका 2 ml प्रति लीटर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब बोरान वगैरह जो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सल्फर 50 किलो प्रति हेक्टेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिंक का 25 किलो प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये है खाद का है। और इसके अलावा जो बीमारियां इसमें ज़्यादातर आते हैं, बहुत रूट स्टॉक और जो गुलाब पे भी आते हैं, जो सयान पे भी आता है, इनमें ज़्यादातर पाउडरी मिल्यू आता है। पाउडरी मिल्यू जो सफ़ेद रंग के जो फफूंदी जो इस पे पत्तों पे कलियों पे आता है, इसका रोकथाम के लिए आप सल्फ़र 3 ग्राम प्रति लीटर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डाउनी मिल्यू भी आता है, डाउनी मिल्यू के लिए रिडोमिल का प्रयोग कर सकते हैं। डाउनी मिल्यू के अलावा ब्लैक स्पॉट आता है, जो ब्लैक स्पॉट के रोकथाम के लिए क्लोरोथैनोलिन करके एक दवाई है, ये 1-2 ग्राम प्रति लीटर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, एफिड, थ्रिप्स, इनके हॉपर्स वगैरह, इनके रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 1.5 ml प्रति लीटर का प्रयोग कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे जो कैटरपिलर्स आते हैं, इनको लिए मोनोक्रोटोफास 1.5 ml प्रति लीटर का प्रयोग कर सकते हैं। जो उत्तरी भारत के लिए जो गार्डन गुलाब के जो प्रमुख किस्में हैं, हाइब्रिड में बहुत सारे किस्में हैं। जो एग्जॉटिक किस्में हैं, क्वीन एलिजाबेथ है, क्रिश्चियन डायर है। हमारे पूसा के संस्थान के जो किस्में हैं, पूसा अजय है, पूसा अरुण है, रक्तगंधा, पूसा अभिसारिका है, ये किस्में बहुत अच्छे पाए जाते हैं। और फ्लोरिबंडा में बहुत सारे किस्में हैं, जैसे सदाबहार है, आइसबर्ग है, पूसा बारामासी है, पूसा वीरांगना है, अरुणिमा है, इस तरह के बहुत सारे किस्में हैं। और जो क्लाइंबर्स में जो किस्में हैं, गोल्डन शॉवर है, शोला है, शोला क्लाइंबिंग है, आइसबर्ग क्लाइंबिंग है, क्लाइंबिंग क्रिम्सन ग्लोरी है, और लीपिंग सालमान करके इनके सारे जो क्लाइंबिंग वैराइटीज़ है, क्लाइंबिंग और रैम्बलिंग वैराइटीज़ है गुलाब के। जो हाइब्रिड का जो जितने वैराइटीज़ है, ये ओपन आउटडोर कट फ्लावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कर्तित फूल के जैसे रक्तगंधा है, आउटडोर कट फ्लावर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो बाकी जो जैसे किस्में हैं, पूसा अजय है, पूसा अरुण है, गार्डन के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे जो किस्में फ्लोरिबंडा जो किस्में हैं, ये गार्डन के लिए अति उपयुक्त है, क्योंकि ये क्लस्टर में फ्लावरिंग करते हैं। तो इसी के साथ आज आपने खेत खलियान कार्यक्रम में जाना गुलाब की खेती किस तरह से की जाती है, और इसके अलावा फसलों में इस मौसम में खास तौर पर खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे और इससे आपको अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। और इसी के साथ आज के खेत खलियान में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम जानकारियों के साथ। नमस्कार।